कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या जो भी प्रोसेस मॉडल आप चूज करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो शुरुआत होती है कम्युनिकेशन से। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, यहाँ पे जानकारी लेते हैं यूजर से। उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, और इस मॉडल के हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, यानी कि डिलीवरी देते हैं। तो ये जो पार्ट है, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इसमें मेनली वो सारे काम आते हैं जो कोडिंग यानी एक्चुअल सॉफ्टवेयर लिखने और साथ में टेस्टिंग इससे रिलेटेड है, ताकि आप डिलीवरी कर सके, डिप्लॉयमेंट कर सके। तो कोडिंग कैसे हो सकती है? कोडिंग या तो आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए और उसको कोड कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो कभी जो सोर्स कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जैसे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट है, कोई इंटरमीडिएट डिजाइन है, उसके हिसाब से कोड जनरेट हो जाता है, जो इस तरीके का कोड आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो जैसे विजुअल सी शार्प है, जो जिसे हम 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंतर्गत लाते हैं, इसमें भी जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, जो .exe बनती है, .bat बनती है, उसका भी एग्जीक्यूटेबल कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये कोडिंग का तरीका हो सकता है। नॉर्मली हम इस तरीके से लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो जो पहला टेस्टिंग होती है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए आपने एक सिंपल एक फंक्शन लिखा है, ऐड फंक्शन। अब ये इस फंक्शन में आपने केवल वेरिएबल लिए हैं, उनको ऐड किया है और डिस्प्ले कराया है, केवल शायद मान लीजिए 3 लाइन है। इसको हम कहेंगे एक कंपोनेंट या फिर कहेंगे एक फंक्शन, और अगर इस तरीके के फंक्शन 2-4 हो तो उसको हम मॉड्यूल कहने लगेंगे। इस लेवल पे जो टेस्टिंग होती है उसे यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक इकाई यानी कि एक पार्ट। इस पार्ट को मिला के हम फिर एक पूरा प्रोग्राम टेस्ट करेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग ये हो गया। उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि हमारे पास एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, जैसे मैंने आपको ये बताया इस तरीके के पार्ट या मॉड्यूल्स। अब इनको हमको कनेक्ट करना है, ये हम एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब ये एक साथ हम जोड़ देंगे, फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अब हमारे पास यूजर ने कुछ आपको रिक्वायरमेंट दी है, जो कि हमने यहाँ गैदर किया है, उसी के हिसाब से प्लानिंग की है, उसी के हिसाब से मॉडलिंग की है। तो यहाँ पर यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने सिस्टम डेवलप किया है वो चेक किया जाएगा कि इस सिस्टम में सारी फंक्शनैलिटी, सारे जो बिहेवियर है, सारे जो काम है वो आपने कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। इसको हम वैलिडेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसमें आगे चल के मैं आपको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन भी बताऊंगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अब आपने बना तो दिया, अब यहां पर है यूजर जिसने आपको काम दिया है, वो इस सिस्टम को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होंगे कि यूजर कैसे किस लेवल पे या क्या क्या लगा के टेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, वो सारे फंक्शन और फीचर चेक करेगा आपने, उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। पहली चीज इसमें आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में जो भी हमको प्रिंसिपल या सिद्धांत जानने हैं, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है कोडिंग और टेस्टिंग के लिए, इसमें यह है कि बिफोर यू राइट 1 लाइन ऑफ कोड बी श्योर यू। मतलब होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हम सीधा कोड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहली चीज ये आती है कोड करने से पहले, क्या आपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम समझ ली है? क्या आपको आइडिया लग गया है आपको क्या करना है? उसके बाद, क्योंकि हमको कोड बनाना है डिजाइन से, ध्यान रखिएगा कि डिजाइन से ही कोडिंग होती है, जो मॉडल्स होते हैं उन्हीं से कोडिंग होती है, या फिर एक्चुअल टाइपिंग जब आप करते हैं, कोड लिखते हैं, तो क्या आपको डिजाइन प्रिंसिपल सारे समझ में आ गए हैं, डिजाइन समझ में आ गए हैं? उसके बाद आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है या वो एनवायरनमेंट यूज करना है, जैसे आप यूज करते मान लीजिए विजुअल स्टूडियो, ठीक है, या फिर आप यूज करते हैं नेटबीन्स, या फिर आप यूज करते हैं इक्लिप्स। ऐसे तमाम तरीके के सॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है। कौन सा आप चूज करेंगे इसमें, कौन सा आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट है? उसके बाद जो भी आप चूज कर लेंगे उसको यूज करिए, और ऐसा यूज करिए जिसमें आपको डिबगर भी मिल जाए। मतलब अगर जो कोड करे तो उसको डिबग आराम से कर सके। हो सकता है स्टैटिक या डायनेमिक एनालिसिस होती है, यानी एक कोड वॉक थ्रू होता है और एक एक्चुअल में आप कोड चलाते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो आपको एरर्स पता चलती है, कोई मेमोरी लीक है पता चलता है, कोई अनरीचेबल कोड है वो पता चलता है। तो वो ऐसा एनवायरनमेंट चूज करिए। और उसके बाद जब भी एक कंपोनेंट आप तैयार कर लें या फिर कहें कि कुछ कोड लिख लें जो एक पर्टिकुलर काम करता है, फटाफट उसमें यूनिट टेस्ट लगा दीजिए। हर कोड का यूनिट टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब कोडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि अब जब आप एक्चुअल कोड इस तरीके का लिखेंगे
तब आपके क्या सिद्धांत होंगे, क्या आपको फॉलो करना है। तो कोड लिखने से पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी आप कोडिंग करने वाले हैं, चाहे उसके लिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज करने वाले हैं, चाहे फंक्शनल यूज करने वाले हैं, लेकिन जब भी आप एल्गोरिथम लिखें तो कोशिश करिएगा कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यूज करें। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन में डिवाइड करते हैं, यानी कि कोड को छोटे छोटे पार्ट में, इसे कहेंगे कि अंडरस्टैंडेबल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और कुछ इसमें बाकायदा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में बताया गया है कौन कौन से आप लूपिंग कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नेस्टेड लूपिंग वगैरह यूज नहीं करनी, वो सब इसमें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अलग से एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बताया गया है। पेयर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है, यानी कि दो लोग बैठ के एक ही सिस्टम पे कोडिंग करें, तो एक कोड करता है, दूसरा उसी समय क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर लेता है, आपके बग निकाल देता है। कोई आपका स्टैंडर्ड है, एक आदमी कोड कर रहा है, दूसरा स्टैंडर्ड फॉलो करवाने में लगा देता है, या उसी तरीके से देखता है कि भाई हमें टेस्ट क्वालिफाई करना है तो वैसे लिखे, तो फायदा होता है इसमें। एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। सिलेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स दैट मीट्स डिजाइन, इसमें क्या है कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वो डिजाइन के साथ मैच होना चाहिए या डिजाइन को फुलफिल करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए आपने स्टैक यूज कर लिया और उसी जगह पे आपको लिंक लिस्ट यूज करनी चाहिए थी, या फिर मान लीजिए कोई और लिस्ट यूज करनी चाहिए थी, वेरिएबल लिस्ट यूज करनी चाहिए थी, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस समय क्या यूज करना है। अब क्योंकि आप कोडिंग डिजाइन से ही बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग और डिजाइन मॉडलिंग का, उसको आपको समझना जरूरी है, तभी आप कोड कर पाएंगे। जो कंडीशनल लॉजिक, जैसे मैंने बताया ना, मल्टीपल हम नेस्टेड इफ एल्स या बहुत सारे एंड, इस तरीके से एंड होते, बहुत सारे ऑर्स, ये सब आपने लगा दिए, एंड और ये सब बहुत सारा जो कंडीशनल लॉजिक है या फिर लॉजिकल या रिलेशनल लॉजिक है, इसको कम से कम लगाइए, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा नेस्टेड लूप तो बहुत कम होने चाहिए। मान लीजिए इफ एल्स लगाया आपने, उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, फिर उसके अंदर इफ एल्स, ऐसे करके अगर आपने लगाना शुरू कर दिया तो बहुत उसको टेस्टिंग में बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई किस पॉइंट पे ब्रेक करेगा ये। इसके अलावा वेरिएबल नेम आपको वो देने हैं जो लॉजिकल है। अगर आपने दे दिया कि मान लीजिए आप ऐड फंक्शन के लिए कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, या ऐड फंक्शन में जो फाइनल आउटपुट आप दिखाना चाह रहे हैं उसका नाम रख दिया आपने माय नेम, तो वो लॉजिकल नहीं हुआ। अगर ऐड के लिए आप कोई वेरिएबल दे रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे ऐड रिजल्ट, इस तरीके का एक लॉजिकल नाम रखेंगे। और अगर आपकी कोई कोडिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, जैसे मिश्रा स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, ऐसा कई कंपनीज लोकल कोडिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करती हैं, तो उसको आपको अक्षरशः फॉलो करना है। राइट कोड दैट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग। अब कोड में क्या होता है, कई मर्तबा कोड में हम इस तरीके से कमेंट लिखते हैं, और कमेंट लिखने में हम बता देते हैं कि हम जो इस फंक्शन में क्या काम करने वाले हैं, इसके वेरिएबल क्या काम करने वाले हैं, इसका आउटपुट क्या करने वाला होता है, इसको हम सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड कहते हैं। जब भी आप कोई कोड लिखें, अगर उसमें विजुअल इंडेंटेशन बनाना चाहें, या विजुअल जैसे आप प्रॉपर अगर ऐसे इफ एल्स का कोड लिख रहे हैं, तो उसके बाद अगर दूसरा है तो यहां पर इफ एल्स ऐसे नहीं लिख देंगे, ये वाले को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा साफ दिखे। और इंडेंटेशन इसी को कहते हैं कि जब यूजर देखे या कोई भी आदमी देखे, उसको पता लग जाए कहां पर क्या हुआ है। ब्लैंक लाइन का यूज करिए ताकि थोड़ा डिफरेंसेस दिखे। वैलिडेशन प्रिंसिपल्स। अब आपने कोई काम किया है, वो काम सही है या गलत है, ये कौन बताएगा। यहां पर आप देखेंगे एक साहब जो है, इन्होंने बना तो दिया नल, लेकिन ये नल बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, पानी लेकिन इससे बाहर गिर रहा है, पानी इस वॉश बेसिन से बाहर गिर रहा है। तो एक बार आपने जो कोडिंग कर ली, तो उसके बाद आपको वैलिडेशन करना है, कोड वॉक थ्रू करना है, यानी कि पूरे कोड को ऊपर से नीचे तक आपको देखना है, वॉक थ्रू करना है। जैसे ही एक फंक्शन तैयार हो, उसका यूनिट टेस्ट कर दीजिए, और कोई भी एरर है उसको बिल्कुल वही दूर करिए। और कोड को जितना आसान, जितना सुंदर बना सके उतना अच्छा, उसे रीफैक्टरिंग कहते हैं। यानी मान लीजिए आप 4 लाइन लिखते हैं और वो 4 लाइन किसी एक लाइन में ही लिख के काम हो सकता है, तो उसी को रीफैक्टरिंग कहते हैं।